अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे स्ट्रेचिंग वाला, और अभी तक हम लोगों ने सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग और ओवर स्ट्रेचिंग जो है इसको डिटेल में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि कुछ और ऐसी इंटरवेंशंस होती हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। स्ट्रेचिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था इसकी डेफिनेशन में यही था कि सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करने वाली इंटरवेंशन होती है। अब स्ट्रेचिंग को वो कहते हैं कि हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ फोर्स जो अप्लाई की जा रही है या फिर बेस्ड अपॉन द पेशेंट एफर्ट या पेशेंट इन्वॉल्वमेंट हमने इसको क्लासीफाई किया। अब हमने कहा कि स्ट्रेचिंग जो है वो मैनुअल हो सकती है, जिसमें फोर्स ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल कांटेक्ट लग रही है, जो कि यूजुअली किसके थ्रू होता है, थेरेपिस्ट के थ्रू होता है। इसके अलावा मैकेनिकल हो सकती है, जो किसी भी मैकेनिकल डिवाइस या मशीन के थ्रू लग रही है, और यूजुअली ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी थी। उसके बाद वो कहता है पैसिव होती है और एक्टिव स्ट्रेचिंग होती है। पैसिव मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, जिसके अंदर जो है वो पेशेंट खुद से एफर्ट नहीं कर रहा होता, जबकि थेरेपिस्ट जो है वो कंप्लीट मूवमेंट को परफॉर्म करा रहा होता है। दीज आर कॉल्ड एज पैसिव स्ट्रेचिंग। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से वही स्ट्रेचिंग और मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। व्हेन द पेशेंट इज एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, पेशेंट एफर्ट नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव स्ट्रेचिंग। और जाहिर सी बात है पैसिव स्ट्रेचिंग हम तभी कराएंगे जब पेशेंट इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद से स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सके। इसके अलावा एक्टिव स्ट्रेचिंग है। एक्टिव स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जिसके अंदर जो है वो पेशेंट खुद से असिस्ट करता है मूवमेंट के दौरान, या फिर जो है वो उसको कोई अगर सुपरविजन मिल रही होती है तो फिर उसमें जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये पेशेंट खुद से असिस्ट करता है मूवमेंट के दौरान, लेकिन इसके अंदर जो है वो थेरेपिस्ट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, लेट सपोज आपने पेशेंट को कहा कि आप मूव करें, तो हमने उसको कहा कि वो जॉइंट को मूव करे, लेकिन वो उतना ज़्यादा जो है वो खुद से मूव नहीं कर पा रहा उस रेंज के अंदर, तो फिर थेरेपिस्ट उसको आके असिस्ट भी करता है। तो बेसिकली एक्टिव स्ट्रेचिंग जो है वो पेशेंट भी उसमें काम कर रहा होता है और कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट भी उसको जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ स्ट्रेचिंग है। सेल्फ स्ट्रेचिंग कंप्लीटली पेशेंट खुद से परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर पेशेंट अपने दूसरे लिम्ब को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट राइट साइड की स्ट्रेचिंग करना चाहता है तो वो लेफ्ट साइड के अपने लिम्ब को यूज़ करते हुए स्ट्रेचिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली पेशेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना सिंपली पेशेंट जो है वो थेरेपिस्ट उसको कमांड दे सकता है और उसके बाद वो जो है वो परफॉर्म कर सकता है। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। अब हमारे पास आती है एक टेक्निक जिसको कि सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी को इंक्रीज करती है, और इसको हम कहते हैं PNF स्ट्रेचिंग टेक्निक। अच्छा, PNF जो है इससे हम काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक्स। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर है ना, तो इसके अंदर हम बॉडी के रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिंपली मसल्स के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मसल स्पिंडल्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास GTOs यानी गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स या गोल्जी टेंडन बॉडीज जो भी उसको कहते हैं ये होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो मसल स्पिंडल है ना, ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब भी हमारे मसल्स की लेंथ में चेंज आ रहा होता है ना, तो मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट होते हैं, और जब भी मसल्स के टोन के अंदर चेंज आ रहा होता है ना, तो GTOs एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब जो PNF स्ट्रेचिंग है ना, वो इन दोनों को टारगेट करती है, इन रिसेप्टर्स को टारगेट करती है, और दो मैकेनिज्म जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑटोजेनिक इनहिबिशन, इसके अलावा रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये दो मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है, PNF रिफ्लेक्सिवली वर्क करती है ताकि जो है वो मसल्स के अंदर जो है वो टोन को कम कर सके और स्ट्रेचिंग जो है वो उसके अंदर कर सकते। देखें, अब पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, उसको हमें पता है कि टोन अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट एंड फॉर्म में रह रहा होता है। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्टिंग होता है तो फिर इसीलिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि हम उसको कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम उसकी जो टोन है उसको रिड्यूस करें। सिंपली अगर पेशेंट को स्पैस्टिसिटी है तो हमारा मकसद क्या होगा कि हम उसकी टोन को कम करें ताकि जो है वो स्ट्रेच आ सके। ठीक है, तो अब इसमें क्या करता है जी, अब आता है जी PNF। अगर हमने PNF में लगाया, PNF की एक टेक्निक जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट इज़ होल्ड रिलैक्स। ठीक है, अब ना मैंने पेशेंट को कहा कि आप मैक्सिमली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें अपना मसल, जितना आप कर सकते हैं ना आप कॉन्ट्रैक्ट करें, यानी मैंने उससे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करा दी। ठीक है, अब पेशेंट ने जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट किया यानी टोन बहुत ज़्यादा होगी, अब हमारे जो GTOs थे वो एक्टिव हो गए। GTOs ने सिग्नल भेजा नर्वस सिस्टम को कि अब आपने जो है वो क्या कर देनी है, टोन को कम कर देना है। ठीक है, अब टोन कम हो गई है, रिफ्लेक्सिवली कम हुई है, PNF के थ्रू कम हुई है, हम लोगों ने एक्सेसिवली उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हम लोगों ने काम करा, अब टोन कम होगी तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा जो है वो अच्छी होगी, यानी फैसिलिटेट होगी आपकी स्ट्रेचिंग। ठीक है, आप जो है वो आपको कहीं से भी स्ट्रेच को इनहिबिट करने के लिए एक्सेसिव टोन नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ये बेसिकली होता है, और चूँकि स्पेसिसिटी को मैनेज करना एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑब्वियसली एक दो बार करने से नहीं, मल्टीपल टाइम्स ये टेक्निक्स रिपीट करने से जो है वो ब्रेन जो है वो ट्रेन होता है और GTOs जो है वो एक्टिव होते हैं और फिर वो इस तरह से मेंटेन करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द PNF, और एक छोटा सा प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया।
इसके अलावा हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम लोग कह रहे होते हैं एमईटीज़, मसल एनर्जी टेक्निक्स। अच्छा, एमईटीज़ क्या होती हैं जी? बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं। अब ना मसल को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं आइसोमेट्रिकली, जबकि थेरेपिस्ट उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज एमईटीज़। अब ना जो देखिए उसने लिखा हुआ है वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय पेशेंट इन प्रिसाइजली कंट्रोल्ड डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी अगेंस्ट अ काउंटर फोर्स एंड रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द थेरेपिस्ट। इनको हम मसल एनर्जी कहते हैं। और मसल एनर्जी टेक्निक स्पेसिफिकली मसल की पावर या मसल की एनर्जी को यूज़ करी होती है इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द जॉइंट और मसल, ठीक हो गया। ये स्ट्रेच द मसल नॉट जॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एमईटीज़ का बेसिक सा एक प्रिंसिपल था, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक और इसकी एग्जांपल इस तरह से आती है कि पेशेंट को हम लोगों ने लेट सपोज हम अगर उसकी एल्बो के फ्लेक्सर्स को चाह रहे हैं ना कि वो थोड़ा हो जाए, तो हम लोग उसकी इस रेंज में कराएंगे। यहाँ से थेरेपिस्ट रेजिस्ट करें, यहाँ से पेशेंट उसको मूव करने की कोशिश करे, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी रेंज को ग्रेटर कर देंगे, यहाँ पर थेरेपिस्ट जो है वो मूव करेगा और उसके बाद उसको फर्दर रेजिस्टेंस देगा और वो जो है मूवमेंट करेगा। तो दीज आर द एमईटीज़ जिसमें मसल की एनर्जी को यूज़ किया जाता है। इसमें भी वही तरह का प्रिंसिपल है कि हम मैक्सिमली मसल्स को पहले कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, टोन उसके अंदर जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो है वो इस तरह से हम रेंज को आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो जो है वो स्ट्रेच बढ़ता जाता है। जब हमने उसको रेजिस्ट करते हैं ना, तो रेजिस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है मसल को एक्सेसिव एफर्ट करनी पड़ेगी, वो ज़्यादा एफर्ट करेगा, ज़्यादा उसके अंदर टोन ज़्यादा होगी, टोन ज़्यादा होगी तो जीटीओज एक्टिव होंगे, जब जीटीओज एक्टिव होंगे तो उसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और टोन जो है वो कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एमईटीज़ की जाती है मसल एनर्जी टेक्निक्स, इसलिए इनको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कुछ टेक्निक्स आती है जिसमें हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक्स आती हैं। अब देखें, जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन है, ये टेक्निक्स हैं स्पेसिफिकली जॉइंट्स को टारगेट करती हैं। जॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो तब हम बात करते हैं यहाँ पर एडहेजन्स की, ठीक है। इसके अलावा जब कैप्सूल के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और वो लिमिट कर रहा है रेंज ऑफ मोशन को, तो उस केसेस के अंदर जो है वो जॉइंट मोबिलाइजेशन या मैनिपुलेशन की टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती है। पूरा डिटेल चैप्टर नेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स अप्लाइड टू द जॉइंट टू मॉड्यूलेट पेन एंड रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स, दीज आर टर्म्ड एज द जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास मेटलाइन और केल्टन बोन की है, वो हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड जो है वो टेक्निक्स भी होती हैं। इनके अंदर जो है वो ना हम लोग स्पेसिफिकली फोर्सेस अप्लाई करते हैं ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी है, मायोफेशियल रिलीज जो है वो आ जाता है, ठीक है। ये हम आगे जाके इन सब टेक्निक्स को ऑलरेडी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन आती है। न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन में हमारे पास नर्व्स की स्ट्रेचिंग आती है, जो कि हम यूजुअली सुनते भी रहते हैं कि अगर हमने शियाटिक नर्व को स्ट्रेच करना है तो हम लोग एसएलआर करा के उसके साथ डोर्सिफ्लेक्शन ऐड करते हैं और इसकी वजह से नर्व की मोबिलिटी इन्हांस होती है और नर्व की जब ग्लाइडिंग और नर्व की जब फ्लोसिंग होती है, इसको नर्व फ्लोसिंग टेक्निक्स भी कह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पेन जो है वो रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन था। अब हमारे पास आती है इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग, जो कि हमारी बुक में टेबल बना हुआ है। हम इन टेबल्स को जो है वो देखते हैं कि इन टेबल्स को उसने किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो उसने हम लोग को बताया हुआ है कि जी स्ट्रेचिंग कहाँ पर आपने करानी है और कहाँ पर आपने स्ट्रेचिंग नहीं करानी, ठीक है। कहते हैं कि देखें, एक कॉमन बात है कि अगर जॉइंट इनस्टेबल है, ठीक है, वो इसके अंदर मसल बहुत ज़्यादा उसके अंदर हाइपर मोबिलिटी है, मसल्स ऑलरेडी बहुत हाइपर मोबाइल हैं, वो इनस्टेबल है, जॉइंट लैक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेचिंग कराएंगे तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट को रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है, वो उसे हील करने की कोशिश करे तो भी हम स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे। मसल टीयर या मसल रप्चर हुआ है, कोई हीमाटोमा बने, तो हम स्ट्रेचिंग नहीं करा सकते, बिकॉज इन दैट केस ऑलरेडी जो है वो पेशेंट का टिश्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है कि उसके अंदर जो है वो इंजरी हो सके और आप मज़ीद उसको स्ट्रेच करके इंजरी के लाइक्लीहुड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर आ गई, और जाहिर सी बात है हम तब कराएंगे जब स्ट्रेचिंग मसल्स में बहुत ज़्यादा स्पेसिसिटी है, मसल की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रही है, या फिर मसल जो है उसकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रही है। इस सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो हम क्या कराते हैं, जो है वो स्ट्रेचिंग कराते हैं। अब यहाँ पर उसने हम लोग को दो सिंपल बॉक्सेस के अंदर उसने बताया था। उसने कहा है कि जब रेंज ऑफ मोशन को सॉफ्ट टिश्यू वगैरह लिमिट कर रहा होता है, ठीक है, जैसे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, तब आपने स्ट्रेचिंग करानी है। रिस्ट्रिक्टेड मोशन की वजह से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है, इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चर बनना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि पेशेंट्स के अंदर देखी जाती है व्हेन देयर मसल्स आर नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रेच्ड आफ्टर एनी इंजरी और ड्यूरिंग द फेज ऑफ इमोबिलाइजेशन। इसके अलावा अगर पेशेंट को मसल जो है वो वीकनेस है, इसके अलावा जो है वो कोई भी और कंपोनेंट है जो कि जनरल फिटनेस को इन्हांस करने के लिए आपने करानी है। हम आगे इसके बेनिफिट्स में पढ़ेंगे कि जनरल फिटनेस को इन्हांस किस तरह से करते हैं थ्रू स्ट्रेचिंग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास आता है कि वही बात है कि अगर जो है वो कोई बोनी ब्लॉक है, बोनी ब्लॉक अगर लिमिट कर रहा है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेचिंग आप मसल्स की करा रहे, बोनी ब्लॉक की आप स्ट्रेचिंग नहीं करा सकते, ठीक है, तो तब भी आप नहीं कराएंगे, दैट इज़ द कॉन्ट्राइंडिकेशन। बिल्कुल इसी तरह रिसेंट फ्रैक्चर है तब भी आप नहीं कराएंगे, शार्प या एक्यूट पेन है पेशेंट को जॉइंट मूवमेंट के दौरान, मसल मूवमेंट के दौरान, कोई हीमाटोमा है तब भी नहीं कराएंगे, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी है तब भी स्ट्रेचिंग नहीं कराएंगे, शॉर्ट एंड टिश्यू है, ये बात है, इसके अंदर वही बात है जो हमने पीछे सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का एक प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हम कुछ मसल्स को इंटेंशनली स्ट्रेच नहीं कराते हैं बिकॉज वो जो है वो पेशेंट की फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर हम मान सकते हैं। अगर पेशेंट का शॉर्ट एंड टिश्यू अगर पेशेंट के फंक्शन को इम्प्रूव कर रहा है, जैसे कि इस तरह से जो पेशेंट है उसकी ग्रिप हो जाती है, ठीक है, तो इसको टीनोडिसिस ग्रिप कहते हैं, इसके थ्रू पेशेंट अपने डिफरेंट टास्क कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकता है, इसके अलावा उठने में उसको हेल्प हो सकती है, तो हम इसकी स्ट्रेचिंग जो है वो अवॉइड करते हैं, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग, ठीक है, बिल्कुल यही दोनों थे, इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द आउटकम ऑफ द स्ट्रेचिंग। थैंक यू सो मच।